हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब। मेरा नाम साक्षी और आप देख रहे हैं देशभाषा हिंदी क्लासेस। तो राजस्थान सहायक आचार्य परीक्षा के 2021 वाले पेपर में भाषा के जो प्रश्न थे उनके पार्ट 2 के साथ आज मैं हाजिर हुई हूँ। तो समय गवाए बिना हम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा मेरा प्रचार कार्य है, तो देखिए, अब मैं आपका टाइम ली तो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि आप खुद ही टाइम लगा के थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मगर इस प्रॉमिस के साथ, मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगी, आप लेकिन इसको देखेंगे, और अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत होगी तो आप उसे ज़रूर बताएंगे। चलिए हम आते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर 128वां प्रश्न। आप जानते हैं कि शुरुआत में जो भाषा वाले प्रश्न हैं वो आए हैं प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, व्याकरण वाले प्रश्न हैं। और उसके बाद फिर 128 से 150 तक भाषा विज्ञान के प्रश्न हैं। इसमें कुछ व्याकरण के भी एक आध प्रश्न मिल गए हैं, एक आध के थोड़े ज़्यादा मतलब हैं, व्याकरण वाले प्रश्न भी हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। आपको पता है, हमने पढ़ा था ना, ये द्विगुण शब्द हमें अपभ्रंश से ही मिल जाते हैं। तो आदिकालीन हिंदी में ये है। ए का प्रयोग भी हमें आदिकालीन हिंदी में मिलता है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये भी पढ़ा आपने, हमने पढ़ा है ना, अगर आपको ध्यान हो तो। हिंदी में जो वियोगात्मकता की प्रवृत्ति है, रामस्य की जगह पे राम का लिखा जाना, ये जो वियोगात्मकता थी, ये हिंदी में अपभ्रंश से ही शुरू हो गई थी। हिंदी की पहली जो कड़ी है, हिंदी से पहले की जो कड़ी है आर्य भाषाओं की, अपभ्रंश वहीं से शुरू हो गई। तो मतलब कि संयोगात्मकता की ओर झुकाव ये प्राचीन हिंदी की विशेषता नहीं थी, ये अपभ्रंश से ही करीब करीब खत्म होने की तरफ बढ़ गई थी। वियोगात्मकता आ गई थी अपभ्रंश से ही। एनटीए में ये प्रश्न भी आया हुआ है कि वियोगात्मकता कब से शुरू हुई हिंदी में। तो इसका एक गलत है। दूसरा प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 129 है कि हिंदी 17 बोलियां, अब देखिए इन्होंने 17 हिंदी की बोलियां मानी है। किसको नहीं मान रहे हो? सामान्यतः हम देखते हैं कि हिंदी की 18 बोलियां मानी जाती हैं, और हम दक्कनी को भी हिंदी की एक बोली मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 17 को ही स्वीकार कर रहे हैं। तो हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, हम पढ़ते हैं ना कि कितनी अपभ्रंश है? 3 अपभ्रंश है, 5 उपभाषाएं, मतलब कि यहाँ पर पैशाची हमारे काम की नहीं है। तो सही जवाब हो गया 4। भाषा विज्ञान से देखें आप, आसान सवाल आए हैं। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। जादोबाटी, डांगी, सीकरवाड़ी, सिपाड़ी। इसमें आप देखें, हम पहले भी जादोबाटी, डांगी ये सब तो मिलते, सीकरवाड़ी सीकर के आसपास बोली जाती है, इसलिए कहा जाता है सिपाड़ी, बस इसका हिस्सा नहीं है, स्थानीय रूप नहीं है इसका। 131। अब देखिए यहाँ भी बहुत प्रश्न बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न था ये। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन। दक्षिणी भोजपुरी, भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी कहाँ से शुरू हो जाती है? उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो जाती है ना, बलिया बनारस से। तो जो बलिया बनारस वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तरी भोजपुरी का पड़ता है, जहाँ पर विशुद्ध परिनिष्ठित भोजपुरी नहीं बोली जाती, बल्कि आगे जा करके जब बिहार में प्रवेश करती है भोजपुरी, तो उधर यानी कि दक्षिण तरफ उसके परिनिष्ठित भोजपुरी बोली जाती है। फिर भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी से। अब ये देखें, यहाँ पर तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि भोजपुरी की उत्पत्ति अर्धमागधी से नहीं, मागधी से हुई है। तो क्या हो गया? ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 2 इसका गलत है। तीसरा है, इसमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी गई। ये देखें, अवधि की प्रारंभिक कृति छंदायन आप जानते हैं, बताने की पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ भी देखें, राजस्थानी भाषा, अगर आपने थोड़ा भी राजस्थानी को पढ़ा होगा, राजस्थानी भाषा के विषय में पढ़ा होगा, तो देखिए एकदम आसानी से आप पहुँच जाएंगे इस पर भी। ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः श लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैं भी इसको ख ही पढ़ती हूँ, तो मेरे कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा को देखो, मैं मतलब थोड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ ना, तो मैं भी इसको ख पढ़ती हूँ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थानी को मारू भाषा, मरुबानी आदि कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल की भाषा है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। क्या ये सही है? बाहर का छोड़िए, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये पूरी तरह से गलत हो गया। 4 ऑप्शन इसका गलत है। इतना बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाषा वाले सवाल में थोड़ी मुश्किल आ रही है, बस सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बड़े प्रश्न है, असल में बड़े हैं नहीं। कोई एक पॉइंट है, बहुत आसान सा, छोटा सा, आसानी से निकल जाएंगे आप। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। आप देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पृथ्वीराज रासो को कि पिंगल मिश्रित है। आचार्य शुक्ल, बार बार मैं कहती हूँ कि आचार्य शुक्ल पढ़िए राजस्थान के लिए।
सिंपल, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2, यहाँ पर एक प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती। आपको पता है डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की बोलियों का जो अलग अलग किया, तो वो उसमें लिखते हैं कि ये जो, मैं सारा का ही लिख दूँ तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन 1 है मेवाती, उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, ये है ना, जयपुरी या ढूंढाड़ी को कहते हैं मध्य पूर्वी राजस्थानी। ये मध्य पूर्वी है, जयपुरी या ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी है। मारवाड़ी आप जानते हैं कि पश्चिमी है। हाँ, मारवाड़ी तो क्लियर ही है, मारवाड़ी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं थोड़ा देख के कर रही थी कि गलत ना कर दूं। मारवाड़ी पश्चिमी है। और कौन सी बची? हड़ौती। हड़ौती का इन्होंने यहाँ पर विभाजन नहीं किया है। कुछ मैं मिस करी हूँ, 1 मिनट दे देखती हूँ। हड़ौती यानी कि राजस्थानी की कौन सी बोली है, हमें वो चेक करना। बस मुझे 1 मिनट का वक्त दे दें। मुझे कुछ कुछ चीज़ें ध्यान आ रही है, लेकिन मैं आपका एग्जाम टाइम है तो मैं कुछ ऐसी बात बोलना नहीं चाह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, ठीक है। हड़ौती का विभाजन क्यों नहीं किया है? कह रहे हैं कि ढूंढाड़ी का जो रूप, हड़ौती, हड़ौती क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया वाली किताब से, क्योंकि हड़ौती अलग नहीं है, अलग उसको लोगों ने हड़ौती, ढूंढाड़ी का ही एक रूप है। तो मोतीलाल मिनारिया तो मतलब ये मध्य पूर्वी का ही एक रूप है ना। तो मोतीलाल मिनारिया जी कहते हैं कि ढूंढाड़ी का जो रूप बूंदी कोटा में प्रचलित है। ढूंढाड़ी का बूंदी कोटा में प्रचलित रूप, ये क्या है? हड़ौती है। मेवाती आपकी उत्तर पूर्वी है, मारवाड़ी आपकी पश्चिमी है, हड़ौती आपकी ढूंढाड़ी का ही एक रूप है जो बूंदी कोटा में बोला जाता है, और ढूंढाड़ी को मध्य पूर्वी कह रहे हैं। ये राजस्थान, ये देखिए बूंदी और कोटा हड़ौती बोली जाती है यहाँ। आगे कुछ प्रश्न उनको देख लेते हैं। ढूंढाड़ी बोली को इस में से नहीं माना जाता जयपुरी, झारसाही, अहिरवाटी, कोई नहीं। अहिरवाटी आप जानते हैं कि ब्रज का एक नाम है, अहिरवाटी ढूंढाड़ी का नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। अब देखिए रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर, आप देखें मध्य प्रदेश, और रायपुर कहाँ आ गया? छत्तीसगढ़। तो मालवी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक तो आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो नहीं जाएगी ना। तो रायपुर क्या है? आसान है ये भी, रायपुर गलत हो गया। वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा है पंजाबी, बघेली, ब्रज गुजराती। वागड़ी हम पढ़ चुके हैं। अगेन वागड़ी के बारे में भी मोतीलाल मिनारिया से ही हम पढ़ते हैं। मोतीलाल मिनारिया जी लिखते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा, वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्राचीन सम्मिलित राज्य का प्राचीन नाम वागड़ी था, तो इसीलिए वहाँ के आसपास की बोली को वागड़ी कहलाती है, जो मेवाड़ के दक्षिणी भाग में, संतू राज्य के उत्तरी भाग में बोली जाती है। वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव बहुत अधिक है। ये मोतीलाल मिनारिया से मैं पढ़ रही, ठीक है। इसमें च और छ का उच्चारण प्रायः स और स का प्रायः ह हो जाता है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वागड़ी गुजराती से प्रभावित है। 4 आगे आएंगे। ये आसान सवाल, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, आसान। 2 आर्टिकल 343, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, अवधी। खड़ी बोली।
अब ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनको मैं हल नहीं कराऊंगी, इनका मैं सिर्फ आपको जवाब बता करके जा रही हूँ। ये अभी थोड़े दिन पहले हम जब एमपी के लिए क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं पूरी ठीक से। तो क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस क्लास में जा करके पूरा ये जो मानक रूप है देवनागरी का उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं है किया जाने वाला लिपि चिन्ह है ख, ल, री, ड़, और सही जवाब होगा इसका 3 री। ल को आप जानते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने भी, क्योंकि ये जो ये दूसरा वाला ल है ये मराठी में इस्तेमाल होता है और देवनागरी, क्योंकि मराठी देवनागरी में लिखी जाती है तो इसलिए इसको स्वीकार किया जाता है। भोलानाथ तिवारी भी इसको लिखते हैं अपनी किताब में। प्रश्न संख्या 142 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं होता। ये भी पढ़ाया हुआ है उस दिन, अगर आप में से कोई रहा होगा क्लास में तो आपको ध्यान होगा। तो कठिन हाइफन का प्रयोग वो बताते हैं कठिन संधियों के बीच संधियों से बचने के लिए सामान्यतः तत्पुरुष समासों में सा जैसे आदि से पूर्व द्वंद्व समास के पदों में, अब द्वंद्व समास में तो लाजिम तौर पर होता है हाइफन का प्रयोग, कठिन संधियों से बचने के लिए भी होता है सा, कौन सा यहाँ भी होता है, तत्पुरुष समास में नहीं होता। राज परिवार, राजघर, रसोई घर, देखें हाइफन कहाँ लगता है, पूरा पूरा लिखा जाता है ना रसोई घर, तो ये गलत है। तत्पुरुष समासों में हाइफन का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता, कुछ बहुत मुश्किल शब्द हो तो बात है, लेकिन सामान्यतः नहीं होता। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूरा ये सब कुछ एक एक लाइन हमने पढ़ा था उस दिन। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। द व ह का संयुक्त अक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लगा जाए। यहाँ तक वहाँ तक लिखा अलग से लिखा जाता है ना, समुद्र तक साथ तो नहीं लिखे जाते, तो ये गलत हो गया। वर्तनी हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बुढ़ा, चाहिए, स्थाई, वांग्मय। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है 3, क्योंकि स्थाई नहीं स्थाई लिखा जाता है। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? मुझे लगता है यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था परा, सभी विकल्प परा उपसर्ग से निर्मित नहीं हैं, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, क्योंकि इसमें देखें इसका आंसर माना गया है 1 परास्त, पराश्रम, परास्त, परामर्श, पराश्रय, पराभव, परायण, परावर्त, परार्थ, पराक्रम, पराजय, पराशर, पराधीन, पराग। देखें पराग उपसर्ग वाला शब्द तो नहीं है, तो इसका मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने बता दिया। अगर आप में से इस सवाल के लिए किसी को कुछ और बेहतर पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख पाई समझ पाई मुझे लग रहा है कि इसमें लिखना चाहिए था कि नहीं है और फिर पराग होना चाहिए था। ये मेरा अपना मेरी अपनी समझ है। अगर आप में से इसके पास इसका कोई काउंटर है या कोई कुछ इस पर बताना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 146, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय हैं? मतलब बच्चों के लिए राघव, कौरव, राघव तो है रघु की संतानें, कुरु की संतानें, लाघव लघु होने को कहते हैं ना, राघव लाघव, रावण वारण, याद है किस कविता में आया है शब्द? तो पुष्पित, हर्षित, पल्लवित नहीं, शैव, पार्थिव, गौरव, शिव को मानने वाले शैव होते हैं ना, काश्यप, वासुदेव, पार्थ, पृथ्वी के पुत्र पार्थ, कश्यप के पुत्र काश्यप, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो 4 इसमें से सही है। इन सवालों के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपको अपनी समझ का, अपनी भाषा पर आपकी कितनी समझ है बस उसी से आपका काम बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, 47 पर आएंगे। अब किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? राजस्थान वाली अगर क्लास आपको याद आ रही हो तो हमने जल्दी ही स्वर संधि पढ़ा हुआ है। अधोगति क्या है? अधः गति, तो ये विसर्ग हो गया, तो इसमें पहला ही गलत हो गया। उसके बाद फिर जो दूसरा ऑप्शन है मनोयोग, मनःयोग, ये भी सही तो नहीं है ना, मनःयोग विसर्ग संधि में आता है। वार्तालाप,
चंद्रोदय, देवर्षि, महोत्सव, वयोवृद्ध, प्रमाण। वयो के साथ क्या होता है, वयः वृद्ध ना, अगेन विसर्ग संधि में जाता है। तो ये देखिए आपको विसर्ग संधि ने बचा लिया है एकदम आसानी से। अगर आप सिर्फ विसर्ग संधि की समझ रहे हो तो बाकी कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे ये क्या है, वार्ता अलाप, वार्तालाप दीर्घ संधि, सही कह रहे हो ना। हाँ, पहले दीर्घ होता है, फिर गुण होता है, फिर वृद्धि होता है। ठीक 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 है। वार्तालाप, वार्ता अलाप दीर्घ संधि है। चंद्र उदय, चंद्रोदय, गुण परिवर्तित हो रहा है, चंद्र उदय, अ और उ, चंद्रोदय, ये क्या हो गया, गुण संधि है। देवर्षि, देव ऋषि, ये किस में जाता है, ये भी गुण संधि ही है। तो ये दोनों आपके हो गए गुण संधि, चंद्रोदय और देवर्षि, और पहला वाला है दीर्घ संधि का उदाहरण। तो किस विकल्प, अगला प्रश्न है 148, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी, हर दिन, हर दिन प्रतिदिन क्या होता है, अव्ययी भाव है। हर रोज प्रतिदिन अव्ययी भाव है। हाथों हाथ अव्ययी भाव है। यहीं पर 3 दिख गए। गृहस्थ, घर में रहने वाला। हरफन मौला, हरफन में मौला। कपड़छन, कपड़छन कपड़े से छाना गया, कपड़छन कपड़े से छाना गया। ये तीनों क्या है, तत्पुरुष समास है। कारक मिलने चाहिए ना, कारक चिन्ह मिलने चाहिए हमें। 3 के तीनों में हमें कारक चिन्ह मिल रहा है। वैसे इतना नहीं भी तो हर दिन, हर रोज, हाथों हाथ, तीनों अव्ययी भाव हैं, तो हम बच जाते हैं आसानी से। ऑप्शन 2। 149 को देखें, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। मैंने आपको कहा था, जो इसकी पिछली, हमने इसका पहला पार्ट किया है, मैंने आपको कहा था कि उद्देश्य और विधेय में फर्क देखते रहिएगा। विधेय शब्द हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है ना, विधान करने वाले शब्द, क्रिया। अब यहाँ देखिए क्या करें कि वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधान। हाँ ठीक है, बाकी शब्द बताएंगे और क्रिया बताएंगे, सही है। संज्ञा सर्वनाम आदि बताएंगे और क्रिया बताएंगे, काम। काम क्या किया। फिर जिस शब्द, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उस सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। नहीं, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे कि राम घर आ गया, आ गया इस विधेय, आ गया, विधान करना क्या है, आ गया। राम और घर ये सब क्या है, ये उद्देश्य हैं। घर आ गया मतलब राम उद्देश्य में जाएगा, कि किसके बारे में बताया जा रहा है वो उद्देश्य में जाता है, और विधेय क्रियाएं हमेशा विधेय में होती हैं। तो ये गलत है पीछे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि विधेय शब्द को ध्यान रखिएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। हाँ ठीक है। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पीछे ही मैं आपको बता के, आप उसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। तो ये हो गया पार्ट 2, यानी कि 2021 में जितने भी प्रश्न आए थे भाषा से वो मैंने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको सलाह दूंगी कि कामता प्रसाद गुरु को अपने एग्ज़ाम तक भाषा रिवाइज करने के लिए अपना कामता प्रसाद गुरु, और अगर आप राजस्थानी वाली के लिए थोड़ा सा मोतीलाल मिनारिया को भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थानी सॉल्व हो जा रहे, राजस्थानी से आसान सवाल आए हैं। कामता प्रसाद गुरु को रखिए, व्याकरण के थोड़े ठीक सवाल आ रहे हैं, ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है, चलें, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहें देश भाषा। और किसी को एडमिशन आपसे आपने कहा था, मतलब कहा नहीं था, मैंने आपसे कहलवाया था कि मैं एडवर्टाइज़ करने में टाइम आपका नहीं ख़राब करूँगी, तो उसके बदले आप मेरे लिए ये करेंगे कि आप खुद बताएंगे लोगों को कि अगर किसी को एनटीए में एडमिशन लेना चाहे, इतिहास में लेना है, भाषा विज्ञान में लेना, तो वो यहाँ से ले सकता है। ठीक है, चलें, बाय बाय, टेक केयर।